Hello students, welcome back to our channel Crystal Maths. I hope you all are good and study well. तो जैसा कि आप जानते हो हम डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल क्वेश्चंस पेपर को, ताकि आपको एक बहुत अच्छे से आइडिया लग जाए कि एग्जाम्स में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है. सो जनरल इंस्ट्रक्शन आप जानते ही हो, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे अपने पेपर को. तो सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं सेक्शन ए. तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है. क्वेश्चन फर्स्ट में आप देखिए, क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8 देन एंड देयर प्रोडक्ट इज 15. ठीक है, तो टू नेचुरल नंबर का सम गिवन है 8 और उन नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट कितना है 15. तो लेट अस सपोज कि हम मान लेते हैं, लेट अस सपोज A एंड B आर टू नेचुरल नंबर. तो आप कुछ भी मान सकते हो, हमने A और B को दो नेचुरल नंबर्स मान लिए हैं अभी के लिए. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका सम कितना है 8. तो सबसे पहली इक्वेशन क्या बनाएंगे कि A प्लस बी इज इक्वल्स टू 8. ये चीज़ हमको गिवन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे लिए फर्स्ट. सेकंड, देयर प्रोडक्ट इज 15. तो प्रोडक्ट कैसे करते हो, A मल्टीप्लाई बाय B इक्वल्स टू कितना गिवन है 15. तो दिस इक्वेशन आपकी सेकंड आ गई. ठीक है, आपको फाइंड करने वो दोनों नंबर. तो दोनों नंबर फाइंड करने के लिए आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए. अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली इक्वेशन में से आप A की वैल्यू निकाल लीजिए. तो ये आ जाएगा A 8 माइनस B. अब इस A की वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकेंड. तो अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो आपके पास क्या मिल जाएगा. यहाँ पे हम कर रहे हैं इसे, आपके पास ए बी इज इक्वल्स टू 15 है. ए की वैल्यू जैसी आप 8 माइनस बी इंटू वी इक्वल्स टू 15 रखोगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको. ये मिल जाएगा 8b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 15. तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और उसको बनाने के लिए इसको हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लिख देते हैं. तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 8b प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0. तो सारी ही वैल्यूज को हमने वन साइड ले जाके इसे एक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म कर लिया है. बस अब आपको इसे सॉल्व करना है. तो सॉल्व करने के लिए आप उसको फैक्टराइज करोगे. तो हम कर सकते हैं इसको बी स्क्वायर माइनस, इस 8 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे दो नंबर्स में जिनका सम करने पे आपको 8 मिल जाए. तो हम क्या कर सकते हैं, 5 और 3 ले लें. तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस 3, क्योंकि 5 प्लस 3 8 मिल जाएगा और 5 3 जा 15. नाउ अब आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए. बी स्क्वायर माइनस 5b माइनस 3b प्लस 15 इक्वल्स टू 0. आप b कॉमन ले सकते हो, b माइनस 5 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, अगेन b माइनस 5. और आपने देखा ये दोनों ही ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हम जो प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो सही चल रही है अभी तक. तो b माइनस 5 अगेन कॉमन लेते ही आपके पास एक और ब्रैकेट आ जाएगा b माइनस 3. अब इसके बाद आप रख सकते हो, नाउ हम क्या कह सकते हैं कि b माइनस 5 या तो 0 हो जाए या फिर b माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाए. तो यहाँ से b की वैल्यू एक तो 5 आ जाएगी और एक बार b की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी. तो जब b की वैल्यू 5 है तो आप यहाँ से बता सकते हो a की वैल्यू क्या हो जाएगी. आप 5 यहाँ रख दीजिए, तो 8 माइनस 5 विल बी 3. और अगर b की वैल्यू 3 है तो इस केस में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी. सो 8 माइनस 3 इज 5. तो इस तरीके से आपने वो दोनों ही नंबर फाइंड कर लिए. वो दोनों नंबर क्या है, 5 एंड 3. अब ऑब्वियस आप चेक कर सकते हो, सम करने पे 8 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या 15 मिल रहा है. तो 5 3 जा 15. इसका मतलब आपका आंसर ये सही है. इस तरीके से हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं. तो आई होप ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा. ठीक है, तो हम सेकेंड क्वेश्चन को अब करने की कोशिश करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन में आपको मीन फाइंड आउट करना है और आपको डाटा गिवन है. तो मीन तो हम कई बार फाइंड आउट कर चुके हैं. ठीक है, तो चलो जल्दी से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. मीन के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. अब देखो क्लास इंटरवल है
और आपके पास फ्रीक्वेंसीज है, तो ऑब्वियस है क्लास इंटरवल के लिए हम क्लास मार्क जनरेट करेंगे, क्योंकि वहीं से हमें एक्स आई की वैल्यू मिलेगी। तो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। तो जल्दी से हम इस टेबल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं हम अपनी टेबल। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्लास इंटरवल, यहाँ पे हम साइड से लिखेंगे क्लास मार्क, ठीक है। और क्लास मार्क की वैल्यू आपके लिए एक्स आई का वर्क करेगा, और साइड में हम लिखते हैं इन सबकी फ्रीक्वेंसी, जो हमारे लिए हो जाएगी एफ आई। क्योंकि हमें एफ आई एक्स आई चाहिए, तो एक ब्लॉक हम यहाँ पे एफ आई एक्स आई का भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो चलो वैल्यू रख दो अब। क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड लास्ट वन इज 40 to 50, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। फ्रीक्वेंसी भी देख लो, तो फ्रीक्वेंसी है 2, 1, 6, 8 एंड 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट कर ली टेबल। अब क्लास मार्क एक्स आई, आप जानते हो ये क्या होता है, इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू। तो 0 और 10 के लिए मिड वैल्यू 5 हो जाएगी, 10 20 के लिए मिड वैल्यू 15, 20 30 के लिए मिड वैल्यू 25, 35 फॉर 30 to 40 एंड 45 फॉर 40 to 50 के लिए। इस तरीके से आपने क्लास मार्क निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। तो आपको इसमें एक्स आई का मल्टीप्लाई एफ आई से करना है। सो 5 2 जा 10, 15 1 जा 15, 25 6 जा 150, 35 8 जा आपको मिल जाएगा 280 एंड 45 3 जा होता है 135। नाउ अब आपको समेशन करना है, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। और यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लीजिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो जरा जल्दी से इसे टोटल करो। तो देखो 8 और 2 ये 10 बन जाएगा, और ये तो हो गया 20, ठीक है। और अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो ये मिल जाए आपको 590। जैसे ही दोनों वैल्यूज आ गई, बस आपको फॉर्मूले में रख देना है। तो मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू 590 एंड समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू 20। 0 से 0 कैंसिल, आपके पास रह जाएगा 59 डिवाइडेड बाई 2, और जब आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 29.5। तो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप आपने बहुत अच्छे से इसको भी सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए एपी टॉपिक से है, और एपी के लिए हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट क्रिएटेड कर रखी है। तो जिसने एपी वाले टॉपिक को अभी तक नहीं करा है वो उन प्लेलिस्ट को जाके देख सकता है। आपको देखो एपी जो गिवन है, सबसे पहले लिख लीजिए -5 -5/2 0 +5/2 एंड सो ऑन। ये एपी मूव कर रही है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है 25th टर्म। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि हमें फाइंड करना है A25, क्योंकि A25 को हम लिखते हैं 25th टर्म, 25th टर्म। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए जनरल टर्म का, ठीक है। तो जनरल टर्म का आप जानते हो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, an से, जिसे हम लिखते हैं a + n-1d, जहाँ पे ये जो a है ये वर्क करता है एज अ फर्स्ट टर्म की तरह, ये d है ये वर्क करता है एज अ कॉमन डिफरेंस की तरह। n जो भी आपको टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें 25th करना है तो n की वैल्यू हो जाएगी 25। a क्या है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे लिए वर्क करेगा क्या, -5। सो वी पुट हेयर -5 प्लस n इज 25 - 1 एंड d। अब d कॉमन डिफरेंस है, d कैसे निकालते हैं, आप किसी भी एक नंबर को ले लीजिए, उसमें पीछे वाला माइनस कर दीजिए। तो हम सपोज करते हैं कि हमने ये वाला टर्म लिया और इसमें से हम माइनस करते हैं इस वाले को, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5/2 - 0। आपके पास डिफरेंस आ गया 5/2। देखो आप इन दोनों को भी ले सकते थे,
लेकिन जो इजी लग रहा है आपको कि आप वहाँ से जल्दी से निकाल सकते हो, आप उन दोनों टर्म्स को ले लो। अब 0 माइनस करना बहुत ईजी है, इसलिए हमने इन दोनों टर्म को ले लिया। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जहाँ पे आप अपने टाइम को सेव कर सकते हो। अब जैसे ही डी आ गया, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 5 डिवाइडेड बाई 2। नाउ अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा -5 प्लस 24 इंटू 5/2। आप 2 से 24 को 12 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो। नाउ यू कैन राइट हियर -5 प्लस 12 5 जा 60, सो यू विल गेट पॉजिटिव ऑफ 55। इसका मतलब इसका जो 25th टर्म होगा वो हो जाएगा आपके पास 55। सो यू कैन राइट ए 25th टर्म इज 55। इस तरीके से आप इसे भी बहुत ईजिली सॉल्व कर लिए हो। ठीक है, अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन में देखें तो इसमें एक इंटरनल चॉइस है, तो आप कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम सॉल्व दोनों करके देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल चॉइस के लिए, तो हम लिखते हैं यहाँ पे आंसर नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP दिस शुड बी टेकन सो डेट देयर सम इज 0। मतलब आपसे कहा गया कि इस AP के हम कितने टर्म्स लें जिनको सम करने पे आपको क्या आ जाए, उनका सम 0 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो AP लिख लेते हैं हम। AP क्या गिवन है 27, 24, 21 एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रहा है। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सम करने पर 0 आ रहा है, तो आप यहाँ पे खुद इमेजिन करो, ये डिक्रीजिंग सीरीज है। डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब यहाँ कहीं 0 भी आएगा, और 0 से जब और डिक्रीज होगा तो वैल्यूज नेगेटिव भी आएगी। तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा ना, ये पॉजिटिव वाला सम उस नेगेटिव वाले सम को मिलकर क्या बना देंगे, उसका ओवरऑल सम 0। ठीक है, तो चलो ये तो हो गई कॉन्सेप्ट समझने की बात। अब हम करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे सम का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ n टर्म्स। कैसे डिनोट करते हो आप, Sn से। किसके बराबर होता है फॉर्मूला, n डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1d। अब यहाँ पे आप a क्या है, n क्या है, d क्या है, पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप जानते हो। अब हमें यही तो फाइंड आउट करना है कि कितने टर्म्स मिलकर सम कितना बना देंगे, 0। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमारे पास Sn की वैल्यू कितनी है, 0। बस इसी चीज को आप यूज करके इसे फाइंड आउट करोगे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए Sn इज 0, n तो हमें फाइंड आउट करना ही है। 2 इंटू a विल बी द फर्स्ट टर्म यानी 27 प्लस n-1d विल बी द कॉमन डिफरेंस। आप किसी भी 2 डिजिट्स को किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ले सकते हो। तो हम यहाँ पे d ले रहे हैं, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो पहले आप बाद वाला लिखते हो, उसमें से माइनस करते हो उससे पहले वाला, तो यानी 24 माइनस 27, ये आपको मिल जाएगा -3। अब क्योंकि सीरीज डिक्रीजिंग है तो डेफिनेटली आपको इसका डिफरेंस नेगेटिव ही मिलना था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वैल्यूज रख दी -3। बस अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये 2 जो मल्टीप्लाई होगा 0 से, ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ रह गया 0 इक्वल्स टू n, 27 2 जा कितना हो जाता है 54, माइनस हो गया ये 3n और प्लस 3। जब आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप इसको अभी और सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 57 माइनस 3n। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 57n, या फिर चलो मल्टीप्लाई क्यों ही करें, हम डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी फैक्टर हो गए ना। तो अगर ऑलरेडी फैक्टर हो गए तो यहाँ से एक बार n की वैल्यू 0 आ गई और एक बार n दूसरा वाला ब्रैकेट यानी 57 माइनस 3n को आप 0 के इक्वल रख सकते हो। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई टर्म ही 0 आ जाए, भाई नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए होंगे ना। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो होगी ही नहीं। जब अगर ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो बचा क्या, ये वाला टर्म। तो यहाँ से n की वैल्यू आप निकाल सकते हो 57 इज इक्वल्स टू 3n, और यहाँ से आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डिवाइड करोगे तो 19। इसका मतलब 19 टर्म को जब आप सम अप करोगे
तो आपके पास ओवरऑल सम कितना आ जाएगा, 0। सो नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड इज 19 टर्म्स। तो इस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन ये अच्छा है, काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आंसर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल है, तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल की रेडियस आपको कितनी गिवन है, 5 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर। अब P पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करी गई है, तो सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट P है, ठीक है। ये पॉइंट P और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, तो पी क्यू पूरी नेम है, तो ये P है, तो ऑब्वियस है आगे कहीं जाके Q नेम होगा। अब क्या कहा गया है कि अगर इसका सेंटर 0 पर है, O पॉइंट पर है, और सो डेट OQ की डिस्टेंस आपको गिवन है, तो OQ कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। ये PQ टेंजेंट ऐसे, OQ ऐसे, और इस OQ की डिस्टेंस आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करनी है कि ये जो PQ है यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फाइंड जो करना है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको कि जो रेडियस है सर्कल की वो है 5 सेंटीमीटर और OQ की डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर। तो अच्छा चलो एक चीज़ बताओ आप मेरे को, ये तो आप भी जानते हो कि अगर हम OP को मीट कर देंगे या मिला देंगे तो ये रेडियस कवर करेगा। तो हम कह सकते हैं OP भी क्या एक तरीके से रेडियस ही है, और रेडियस हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है टेंजेंट से। इसका मतलब कि जो ट्राइंगल OPQ है ये क्या बन गया, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो आप सब जानते हो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। लेकिन सबसे मेन चीज़ यही है कि आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि क्या हाइपोटेनियस है और क्या परपेंडिकुलर। तो देखो ये जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है हमेशा, तो हम यहाँ पे H से डिनोट करते हैं, दिस इज हाइपोटेनियस। अब इस 90 के ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों में से आप किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस ले सकते हो। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस ये है ना, इसका मतलब OQ का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। इसमें आपके पास OP की डिस्टेंस पता है, OQ की डिस्टेंस पता है, आपको PQ फाइंड आउट करना है। तो आप कह सकते हो यहाँ से PQ का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, OQ होल स्क्वायर माइनस OP होल स्क्वायर। OQ की वैल्यू कितनी है 13 यानी 13 स्क्वायर माइनस OP इज 5 यानी 5 स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169, 5 स्क्वायर इज 25। इट मीन्स जब आप माइनस करोगे तो ये 144 हो जाएगा। अब अगर PQ स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट, और जब अंडर रूट सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब कि ये जो टेंजेंट है, कौन सी टेंजेंट, PQ वाली, इसकी डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में नॉर्मली आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और कहा है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो काफ़ी बार हम सॉल्व कर सकते हैं, कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में भी, तो अब तो आई होप आपको प्रैक्टिस हो गई होगी। इक्वेशन है kx 3x माइनस 10 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। गिवन क्या है, गिवन है आपके पास इक्वल रूट्स,
इक्वल रूट्स में आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, तो ये इक्वल्स टू 0 के हो जाएगा। बस आपको यहाँ पे इन सब की b और a और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो उसके लिए आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड करो, ये मिल जाएगा 3kx² माइनस 10kx प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो आप जानते हो a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3k है। b हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 10k है, और c इज दी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इज 25। याद रखिएगा आपको जो भी वैल्यू आप ले रहे हो ना उसका साइन लेना मत भूलना। ऐसा नहीं है कि b की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x होता है तो सिर्फ 10k विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये काफ़ी बार मिस्टेक कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दिस इज 3k और c की वैल्यू है 25 इज इक्वल्स टू 0। जब आप स्क्वायर करोगे आपको मिल जाएगा ये 100k² माइनस 25 और ये 12 और मल्टीप्लाई बाय हो रहा है ये 25 से, तो ये मिल जाएगा आपको 300k इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप चाहो तो कुछ कॉमन ले सकते हो, 100k देखो कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन कर लेते ही k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये तो ऑलरेडी फैक्टर हो गए, देखो 100 तो 0 के डिवाइड होके कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल गई, या तो k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, या फिर अगर k माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से मिल जाएगा आपके पास k की वैल्यू 3। तो इस तरीके से आपके पास k की दो वैल्यू आई, k इक्वल्स टू 0 और k की वैल्यू 3। लेकिन आप k इक्वल्स टू 0 को निगलेक्ट कर दोगे। क्यों निगलेक्ट करोगे, तो आप जरा सोचो कि अगर k ही 0 हो गया तो a 0 हो गया, है ना। और हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी a 0 के इक्वल नहीं होता, इसलिए हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे। हमारा फाइनल आंसर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा k इज इक्वल्स टू 3। आई होप आपको ये छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो अब हमारे लिए इस सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो इसको भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 थे आप देख पा रहे हो, ये तो मेंसुरेशन वाले टॉपिक से है, और इसके क्वेश्चंस तो ये समझ लीजिए सिर्फ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला पता होना फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर that can be cut from a cylindrical log of wood of base radius इतना और इतना। तो इसका मतलब क्या है कि देखो एक सिलेंड्रिकल लॉग था इस तरीके का, है ना, एक सिलेंड्रिकल लकड़ी का लॉग था, जैसे डंडा आप समझ सकते हो, या नॉर्मली आप लॉग ऐसे समझ लो। इसके अंदर हमने एक स्फीयर का वॉल्यूम बताना है जो इसमें फिट हो सकता है, लार्जेस्ट स्फीयर जो इसमें फिट हो सकता है। तो सपोज करो इसका बेस कुछ इस तरीके से होगा भाई, रेडियस कितनी हो जाएगी जिसकी 1 सेंटीमीटर, तो हमने मान लिया कि ये 1 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है सिलेंडर की 5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर अगर आप स्फीयर को फिट करने की कोशिश करोगे तो वो स्फीयर कुछ इस तरीके से दिखेगा, और ये स्फीयर लार्जेस्ट स्फीयर होगा जो बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाएगा। अब अगर फिट होगा, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे वही चीज़ हम समझते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या हो जाता है, स्फीयर का अगर आप वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ तो वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, जहाँ पे r रेडियस होगी सर्कल की। अब इस सर्कल का एक बात बताओ, जब इसके अंदर होगा तो ये जो डिस्टेंस है ये सर्कल की रेडियस, और यही रेडियस सिलेंडर की भी रेडियस की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब कि स्फीयर का रेडियस भी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 4/3 पाई की वैल्यू है 22/7 और r क्यूब यानी 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो आपके पास ये आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप चाहो तो इसको डिवाइड यहाँ पे करके आपका फाइनल आंसर दे सकते हो। इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा बहुत ही इजीली। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या कहा गया है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ एज
3 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। इसका मतलब ये है 6 का सेकंड पार्ट। 3 क्यूब्स थे, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। इनको एक के पीछे एक ज्वाइन कर दिया गया हमने कुछ इस तरीके से, ठीक है। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो। और ये हो जाएगा इस तरीके से। और ये ठीक है। तो ये 3 क्यूब्स हमने कर दिया, एक दूसरे के एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। इन सब की एज कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3, और ये जो डिस्टेंस है इसकी भी एज 3। अगर ये 3 3 है तो अब आप बताओ कि इसकी ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? ऑब्वियस है, ये तो 3 ही रहेगा। और ये जो ये वाली साइड है ये भी कितनी रहेगी? इसकी 3। अब आप देख रहे हो कि ये इंडिविजुअल क्यूब थे, लेकिन जब हमने इसको एंड टू एंड ज्वाइन करा तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या बन गया? ये बन गया आपके पास क्यूबॉइड। अब ऐसा क्यूबॉइड जिसकी ओवरऑल लेंथ कितनी है? लेंथ है आपके पास ओवरऑल 3 + 3 + 3, तो इसका मतलब ये हो गया 6 सेंटीमीटर। जिसका ब्रेथ कितना है? ये वाली, ये तो 3 ही रहेगी, तो इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर। उसकी हाइट कितनी है? हाइट भी है आपके पास 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। बस, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर सरफेस एरिया बोल रहा है तो आप टोटल ही निकालोगे। जब तक वो लेटरल नहीं कहेगा आप लेटरल वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LB + HL + LB HL और BH। आपके पास तीनों ही चीज़ की वैल्यू है, बस आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इधर। L × B यानी 6 × 3 + H × L यानी 3 × 6 + B × H यानी 3 × 3। नाउ यू विल गेट 6 3 = 18, 18 + 9, तो ट्वाइस ऑफ ये आपके पास हो जाएगा 36 + 9, इट मीन ट्वाइस ऑफ 45, और यू विल गेट 45 × 2 मीन्स 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इजी था ना? मेजरमेंट वाले इस मेंसुरेशन वाले टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूले पे अपनी कमांड कर लीजिए, उसके बाद तो बहुत इजी हो जाएगा। तो अब इस तरीके से हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर बी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी का 7 क्वेश्चन। तो ये कंस्ट्रक्शन से है बेसिकली। देखते हैं क्या गिवन है। लेट ABC बी अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें AB साइड 12 है, BC 5 है और एंगल B पर 90 डिग्री है। तो हम ज़रा यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये जो ABC है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। RAT आप समझ जाइएगा, इससे राइट एंगल ट्राइंगल लिखा हुआ है ये। AB आपके पास साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर, BC आपके पास साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर, और एंगल B पे आपके पास बन रहा है एंगल 90 डिग्री। अब BD से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है AC साइड पे, और BCD से एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है, मतलब सॉरी पास आउट हो रहा है। आपको कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट जो A से बनाई गई है। इसको कंस्ट्रक्ट करने से पहले ना आप एक बार समझ लीजिए कि हम क्या प्रोसेस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ स्केच बना रहे हैं, फिर यहाँ पे हम फेयर कर लेंगे उससे, ठीक है। तो सपोज करो ये ट्राइंगल अगर ABC है, तो हम सबसे पहले सपोज करते हैं हमने ये ट्राइंगल ABC बना लिया इस तरीके से। ये पॉइंट B है, C है और ये D है, सॉरी A। ये पॉइंट B पे 90 डिग्री है, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिख रहा है। अभी हम रफली इमेजिन कर रहे हैं कि फिगर हमारा बनने कैसा वाला है। BC 5 सेंटीमीटर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। AB आपको 12 सेंटीमीटर है तो आप कह सकते हो भाई ये 12 सेंटीमीटर है। अब B से एक परपेंडिकुलर डाला गया है, परपेंडिकुलर इस AC पे है, और ये पॉइंट आपको D है ना। तो जैसे ये BD आपके लिए परपेंडिकुलर की तरह वर्क करेगा, उसके बाद आपसे क्या कहा गया है कि एक सर्कल पास हो रहा है BCD से। इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से सर्कल पास होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? मैं इसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर देती हूँ सर्कल्स को, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये इस तरीके से यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म होगा। अच्छा, अब आप एक बात बताइए,
जैसे ही सर्कल फॉर्म होगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ऑलरेडी ए बी तो एक टेंजेंट है ही, एक ए पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट कुछ इस तरीके से और ड्रॉ होगी। बस यही टेंजेंट हमें ड्रॉ करके बतानी है कि आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब इसको ड्रॉ करने से पहले आप एक चीज समझो कि हमने अगर ये चीज बनाया है, बी डी सी से एक सर्कल पास हो रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो आपको एक थ्योरम पता होगी कि किसी भी सर्कल में अगर आप डायमीटर ड्रॉ करो तो उस डायमीटर से बनने वाला उस आर्क पे एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर ये बी सी डी है, क्योंकि बी डी आपको बताया ये 90 डिग्री बना रहा है, तो डेफिनेटली ये बी सी क्या है, एज अ डायमीटर है। तो अगर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है तो हमें ये पता चल गया कि इस सर्कल की जो रेडियस होने वाली है ये कितनी रहने वाली है, 2.5 सेंटीमीटर। देखो डायरेक्ट करते नहीं समझ में आता, इसलिए पहले एक रफ स्केच बनाया, कॉन्सेप्ट बताया कि बीसी को हमने डायमीटर क्यों बोला। अब इस डायग्राम को ड्रॉ करने में कोई डिफिकल्टी आपको फेस नहीं होगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो। तो चलो स्टेप बाय स्टेप जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके देखते हैं। तो क्योंकि बी सी एज अ डायमीटर की तरह वर्क करेगी और ए बी 12 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले तो आप ए बी को ड्रॉ कर लीजिए 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं ए बी इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको नेम दे दिया हमने, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये आपके पास होने वाला है 12 सेंटीमीटर। अब इस बी पॉइंट पे 90 डिग्री का फॉर्म होगा, ए बी सी बनाएंगे और बी सी की डिस्टेंस क्योंकि 5 है तो ये यहाँ पे इस तरीके से आप प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो। सॉरी ये थोड़ा इस तरीके से हो गया, तो ये हो गया पॉइंट सी। जैसे ही आप ए सी को ज्वाइन कर दोगे आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा, डेट इज ए बी सी, और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो क्योंकि हमें पता है ये डेफिनेटली डायमीटर रहेगा, है ना, हमने अभी कॉन्सेप्ट बताया था। तो अगर ये डायमीटर 5 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब रेडियस कितने की रहने वाली है, 2.5 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ पे एक 2.5 का आर्क ले लेते हैं अपने कंपास में, 2.5 का आर्क लिया और अब हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो 2.5 के लिए सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए और आप कंपास को रख के यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो हम एक साइड से कर लेते हैं एक सर्कल ड्रॉ। तो यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ऑब्वियस है इस एपी इस पॉइंट पे हमें डी मिलने वाला है और ये डी एग्जैक्टली 90 डिग्री यहाँ पे एंगल फॉर्म करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि बी सी डी से ही ये सर्कल पास हो रहा है। तो अगर पास हो रहा है, ए सी पे बनाया है बी डी परपेंडिकुलर, तो ये यहीं पे इसको कट करेगा। अब एक तरीके से ए से आप पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है ना, और ए बी तो आप जानते हो ऑटोमेटिकली टेंजेंट है ही। अब ए पॉइंट से आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हो, सपोज करो ये फिर से वही सम बन गया कि सेंटर से आपके पास एक आउटर पॉइंट दे रखा है ए और आपको वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया, जैसा कि आप ज्वाइन करते हो। ज्वाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, आधे से ज़्यादा कंपास में आर्क लेते हैं इस डिस्टेंस का और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हो। तो चलो जल्दी से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक आर्क हम यहाँ पे रख के यहाँ लगाएंगे। थोड़ा मैशी हो रहा है कंस्ट्रक्शन, उसके लिए सॉरी, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी शॉर्टेज है। और एक पॉइंट हम यहाँ रख के इसको आर्क को कट कर लेंगे और एक आर्क यहाँ पे जाएगा नीचे की साइड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये। ठीक है, तो ये वाला एक पॉइंट मिल गया आपको, एक पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गया। अब आप इन दोनों ही पॉइंट को बस ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करते ही आपको एक मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो मिड पॉइंट मिला आपको, ये मिड पॉइंट आपके लिए एक न्यू सर्कल का सेंटर की तरह वर्क करेगा। इसको हमने ओ मान लिया। जैसे ही मिल जाता है आप इसको रेडियस ले लेते हो, मेजर कर लेते हो और ओ को सेंटर मान के यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओ पे कंपास को रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही ये सर्कल ड्रॉ हो गया
ये सर्कल जिस पॉइंट पे कट करता है इस छोटे वाले सर्कल को, वहाँ पे आपके पास रेडियस बन जाती है, यानी ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको, सॉरी रेडियस नहीं, टेंजेंट फॉर्म करते हैं। तो एक पॉइंट आपको ये मिला, एक पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली ये मिल गया, तो ये तो पहले से ही रेडियस थी। तो हम इस वाले को एक डिफरेंट कलर से डिनोट ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये हो जाएगी इसकी न्यू टेंजेंट, है ना। एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ऑटोमेटिकली ये तो हमारे पास थी, तो इसको पॉइंट को नेम दे दीजिए आप ई। तो यहाँ पे ए ई एंड ए भी क्या है, एक तरीके से टेंजेंट्स हैं, है ना। तो आई होप सो आपको ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैशी हो गया है ये कंस्ट्रक्शन, तो आप देख सकते हो इसको इस तरीके से। यहाँ पे हमने इसको कम्प्लीटली ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये देखिए, ये इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन है। तो अब इस पर टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई टावर। तो सबसे पहले हम एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी हाइट आपको गिवन है 10 मीटर। तो ये एक टावर है जिसकी हाइट हमने मान ली दिस इज 10 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है, यहाँ पे इस ग्राउंड पे एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, तो सपोज करो इस पॉइंट पर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन मिल रहा है। डिप्रेशन यहाँ से बनेगा लाइन ऑफ साइड से, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो आप जानते हो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट है तो इस पॉइंट से इस टावर की डिस्टेंस यानी ये एक्स आपको फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है और आप जानते हो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर एक बार आप इसका डायग्राम फॉर्म कर लो, क्योंकि डायग्राम के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। तो ये ए बी सी आप नेम दे सकते हो और आप क्या ऑटोमेटिकली जानते हो टावर है 90 डिग्री बनाएगा, तो ए बी सी यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसको लिख रहे हैं RAT से। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ये परपेंडिकुलर है, अगर एंगल 30 की बात करें तो ये परपेंडिकुलर है और जिस पे एंगल बनता है ये बेस हो जाता है और ये होता है हाइपोटेनियस। लेकिन परपेंडिकुलर बेस में कौन सा रेशो रिलेशन सेटअप करता है, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर है tan, बेस हमें पता नहीं है तो उसको हमने मान लिया है x। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 10 × √3। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब क्योंकि सारी डिस्टेंस मीटर में थी तो आप यहाँ पे मीटर भी लिख लोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक ये तो बहुत इजी था, हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, क्योंकि इसमें इंटरनल चॉइस भी गिवन है तो चलो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं आंसर 8 का इंटरनल चॉइस सेकेंड नंबर। तो ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, इसका मतलब यहाँ पर भी एक टावर है। चलो एक जल्दी से टावर ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज द टावर, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक ग्राउंड है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पे से ही दे रखा होता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो इसका मतलब हम ग्राउंड से मेजर कर रहे होंगे या ग्राउंड से देख रहे होंगे। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री। ऑन मूविंग 20 मीटर नियरर टू द टावर, इसका मतलब कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ था या फिर सपोज कर लो यहाँ पे कार एक थी, है ना, कार से देखने पे ये एंगल 30 डिग्री बन रहा था। जैसे ही हम थोड़ा 20 मीटर और चले, तो सपोज करो हम चल के थोड़ा यहाँ पे आ गए, ये कार बोला नहीं है क्वेश्चन में बट सपोज कर रहे हैं कि हम कार के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम 20 मीटर और पास में आ गए। तो अगर और पास में आ जाओगे तो आपको और ज़्यादा ऊपर करके देखना पड़ेगा, तो इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन अब और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और कितना इंक्रीज हो गया वो 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपको बताना है कि हाइट ऑफ द टावर, यानी ये अगर इसकी हाइट h है तो ये कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन वही डायग्राम अगर बना लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको इसको सॉल्व करने में। आप नेम दे दीजिए सारे पॉइंट को ABCD इस तरीके से। ये 20 है, BC हमें नहीं पता तो हम कुछ देर के लिए इसको x मान लेते हैं। अब आप जानते हो कि इस वाले फिगर में आपको 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से राइट एंगल ट्राइंगल,
फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है आपको ट्राइंगल ABC एंड सेकंड राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है आपको ABD। दोनों में ही परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन हमें बनाना है, तो हम यूज़ करेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर ABC में बात करें तो ABC में थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर इज h, बेस कितना है ABC के लिए x। तो यहाँ से आप कह सकते हो भाई tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, या फिर आप h की वैल्यू निकाल लो, h की वैल्यू आ गई यहाँ पे x इंटू √3। ठीक है, एक तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे रिलेशन फाइंड कर लिया। अगर हम ABD में लगाएं तो यहाँ पे tan थीटा कितना बन रहा है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर तो हाइट है यानी h, और बेस यहाँ पे देखो बेस तो पूरा हो जाएगा ना ये BD, तो BD कितना हो जाएगा 20 प्लस x, तो हम यहाँ रखेंगे 20 प्लस x। यहाँ से h की वैल्यू भाई ये √3 है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 प्लस x अपॉन √3। तो ये दूसरा सेटअप आ गया रिलेशन का। तो ये भी h, तो दोनों ऑब्वियस है, क्वांटिटी बराबर हो जाएंगी। तो अगर इस इक्वेशन को हम फर्स्ट और इसको सेकंड मान लें तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x √3 किसके इक्वल्स टू हो जाएगा 20 प्लस x अपॉन √3। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये मिल जाएगा 3x इक्वल्स टू 20 प्लस x। जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो 2x इज इक्वल्स टू 20। इट मीन्स x की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी 10। तो अगर आपके पास x 10 आ गया तो आप इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे h की वैल्यू आ जाएगी 10√3। इसका मतलब कि ये BC डिस्टेंस तो 10 है, लेकिन हमें तो बेसिकली फाइंड करना था इसका हाइट, और वो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल के कर लिया। तो h आपके पास आ गई 10√3। सारी डिस्टेंस मीटर में, तो ये भी आंसर आपके पास मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर आपका पे क्या कितना आ गया 10√3। इंटरेस्टिंगली पहले वाला आंसर भी हमारे पास 10√3 आया था, और ये वाला आंसर भी हमारे पास 10√3 आ गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 9। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, आपको फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन तो बहुत इजी है आई थिंक, क्योंकि जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर हम जल्दी से इसको करें तो आप बता सकते हो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, जल्दी बताओ, L प्लस n डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, जहाँ पर L क्या है लोअर लिमिट, H है आपके पास क्लास साइज, और CF और F कैसे निकालते हैं वो अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। जो भी ये टेबल है आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं क्लास इंटरवल, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, बगल से इसकी फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बगल से क्योंकि हमें यहाँ पे CF भी चाहिए तो CF भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्लास इंटरवल कितना है 35 टू 45, 45 टू 55, 55 टू 65 एंड 65 टू 75। फ्रीक्वेंसी इज गिवन है 8, 12, 20, 10। CF कैसे निकालते हो, पहला तो एज इट इज आ जाता है, दूसरा एड ऑन हो जाता है। तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 20 अगेन 40, और 40 प्लस 10 अगेन कितना हो जाएगा 50। और आपको पता है ये जो लास्ट टर्म होता है ये हो जाता है एक तरीके से सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमेशा सेम आता है। ठीक है, तो जब आप इसे भी प्लस करोगे, देखो 12 और 8 20, 20 20 40 और 10 50, सेम आने का मतलब है आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। अब क्या करते हैं हम, क्योंकि n/2 हमें चाहिए, तो सबसे पहले तो देखो यहीं से आप निकाल लीजिए कि n/2 की वैल्यू कितनी आने वाली है 25। अब ये पता करते हैं कि CF ऑफ F कैसे लेते हैं। देखो 25 किसके बीच में लाई करेगी CF, इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब 25 से बड़ा कौन सा हो जाएगा 40 क्योंकि बड़ा है, तो ये वाला जो कॉलम रो होगा ये हमारे लिए ऐसा वर्क करेगा मीडियन क्लास की तरह। इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी F कहलाएगी, और इस मीडियन क्लास से पहली वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास एज अ CF का वर्क करेगी। ठीक है, तो बस ये चीज़ याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी तो मीडियन क्लास की होती है,
और CF उससे पहले वाली क्लास की होती है। बस सारी वैल्यूज़ ही आ गई हैं, तो बस आपको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। लोअर लिमिट कहाँ से आएगा, जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट L की वैल्यू होगी, यानी 55 प्लस n/2 वो तो हमने निकाला अभी 25 है, माइनस CF कितना है 20, F कितना है 20, मल्टीप्लाई बाय H। भाई क्लास साइज कितना आपको दिख रहा है, तो हायर में से लोअर माइनस कर दो, 65 माइनस 55 डेट इज 10। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 55 प्लस ऊपर कितना रह जाएगा भाई 5, 10 से ये 22 टाइम्स कैंसिल, यानी 5/2। इट मीन्स 55 प्लस 2.5, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा ये 57.5। तो 57 पॉइंट आपका मीडियन आ गया। अच्छा, चेक करने का एक ट्रिक बताते हैं हम। जो भी आंसर आपका ये आएगा ये हमेशा मीडियन क्लास में लाई करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो 57.5 ऑटोमेटिकली 55 और 65 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब आपने जो आंसर निकाला ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सो आई होप आपको ये 9th वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे सेक्शन बी का लास्ट, डेट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और मोड निकालना है। तो मोड का फॉर्मूला भी आप जानते हो। तो सबसे पहले टेबल हमें ड्रॉ करनी थी, तो हमने अब यहाँ पे देखो ड्रॉ करके लिखी है, और आपको मोड निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मोड का क्या होता है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं। मोड का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई बाय H। तो आप जानते हो जहाँ पे L क्या होता है, अगेन वही लोअर लिमिट, H हो जाता है क्लास साइज, और F1 F0 F2 आपको पता होगा, बट फिर भी चलो हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा ध्यान आपको रखना है कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस करे, जैसे अगर हम पहले वाली टेबल देखें, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और नीचे वाली में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो इंटरवल है वो कंटिन्यूस है, मतलब 35 to 45, अगेन 45 से 55। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे इंटरवल किस तरीके से दे दिए हैं, 1 to 4 देन 5 to 8। इस टाइप की टेबल को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म। एक्सक्लूसिव फॉर्म मतलब लास्ट वाली डिजिट इंक्लूड अगली वाली में होती है। यहाँ 45 इंक्लूड नहीं होगा, 45 यहाँ इंक्लूड होगा। लेकिन ये वाली जो फॉर्म है ये हो जाती है इंक्लूसिव फॉर्म। इंक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है, 1 भी इंक्लूड है और 4 भी इंक्लूड है। अब ऐसे ही यहाँ पे 5 और 8 दोनों इंक्लूड है, लेकिन 4 और 5 के बीच वाली डिजिट्स भी तो रही होंगी ना, उनकी तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं करा कि भाई 4 और 5 की डिजिट्स का क्या। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपनी टेबल को इस तरीके से कंटिन्यूस फॉर्म या एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाना पड़ता है। अब उसको कैसे बनाते हैं उस चीज़ को हम समझते हैं। तो उसको बनाने के लिए आप ये बताओ कि यहाँ पे 4 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है ना। तो आप इस तरीके से लेते हैं, हम यहाँ पे हम साइड से यहाँ करके दिखा रहे हैं कि किसी भी क्लास का आप सबसे पहले लो लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट 5 ले ली, उससे पहली वाली क्लास की हायर लिमिट लो, तो वो हो जाएगी 4 एंड डिवाइडेड बाय कर दो 2। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 0.5 एक तरीके से। या फिर आप ऐसे नॉर्मली करोगे, भाई 8 और 9 के बीच में 1 है, 4 और 5 के बीच में 1 का डिफरेंस है, जो भी डिफरेंस है उसका हाफ कर दो। हाफ कितना आएगा 0.5। तो 0.5 को हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में से तो माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में प्लस कर देंगे। क्यों कर रहे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 में से अगर माइनस करोगे, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं कि 4 को तो थोड़ा 0.5 आगे बढ़ा दो और 5 को 0.5 पीछे कर दो, तो ऑटोमेटिकली दोनों 4.5 पे आ जाएंगे ना। और आ जाएंगे तो वो फॉर्म हमारी कैसी बन जाएगी, कंटिन्यूस या फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म। तो देखो इसको करो, 0.5 को आप माइनस करो 1 से, तो कितना आ जाएगा 0.5 और 4 में प्लस कर दो। लोअर लिमिट में माइनस करते हैं, हायर लिमिट में हम प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 4.5। अब जैसे ही आप 5 आ जाएगा, 5 तो लोअर लिमिट हो गई इस इंटरवल के लिए, तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दो। माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा 4.5, और अपर लिमिट में प्लस कर दो तो ये बन जाएगा 8.5। नेक्स्ट इसमें लोअर लिमिट 9 है, लोअर लिमिट से माइनस कर दो यानी अगेन 8.5 बन जाएगा, और अपर लिमिट में प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 12.5। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे फॉर्म कैसी आ रही थी, इंक्लूसिव यानी कंटिन्यूस नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने इसको एक्सक्लूसिव में करा, तो
तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूस बन गई, 0.5 से 4.5, 4.5 से 8.5। तो हमारे लिए जो वर्किंग क्लास इंटरवल होता है वो हमेशा इस फॉर्म में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो हम जल्दी से अब सारी न्यू कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 12.5 से 16.5, दिस विल बी 16.5 टू 20.5। ये हो जाएगा 20.5 से 24.5, दिस विल बी 24.5 से 28.5, 28.5 से 32.5, 32.5 से 36.5, 36.5 से 40.5। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कस कर सकते हो। मोड क्या होता है? मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। तो भाई सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसमें किसकी हो रही है? तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे F15 है, इसका मतलब ये वाला जो क्लास है, ये वाली, ये हमारे लिए वर्क करेगी एज अ मॉडल क्लास। बस यहीं से आपके पास अब सारी वैल्यूज आती चली जाएंगी। कैसे आती चली जाएंगी? तो देखो, मॉडल क्लास की अब न्यू क्लास इंटरवल हम यही वाला लेंगे, ये वाली लोअर लिमिट की तरह वर्क करेगा। तो हमारे पास L की वैल्यू आ गई 28.5। इस मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये हमारे लिए वर्क करती है F1। इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी वर्क करती है F0 और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी वर्क करती है F2। तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग बन जाती है। H क्या है? तो H तो क्लास साइज है, तो क्लास साइज आप निकाल सकते हो। तो हम H की वैल्यू अगर निकाल लें तो मैंने आपको बताया था या तो डायरेक्टली डिफरेंस आपको पता चल जाए या फिर आप हायर लिमिट में से माइनस कर दो लोअर लिमिट को। तो हायर लिमिट कितनी है? 32.5 माइनस कर दो लोअर लिमिट यानी 28.5। तो आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 4। यानी हाइट कितनी आ गई इसकी? 4 यूनिट की आ गई। तो आपके पास H की वैल्यू है, F0, F1 इन सब की वैल्यूज है, सब्सटीट्यूट करना है बस आपको। तो यहाँ चलो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे L की वैल्यू है आपके पास 28.5 प्लस F1 की वैल्यू है 15, F0 की वैल्यू 14। अब आप कह सकते हो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ इंटू 15 माइनस F0 की वैल्यू 14 माइनस F2 की वैल्यू 11 और मल्टीप्लाई बाय H। H कितना है आपके पास? 4। नाउ 28.5 प्लस इसमें से माइनस करोगे 1 आएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? 25 मल्टीप्लाई बाय 4। इट मीन्स 28.5 प्लस 1/5 इंटू 4। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास कितना आ जाएगा? आप इसे लिख सकते हो 28.5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 यानी 0.8 और जब आप ऐड ऑन करोगे तो आपको मिल जाएगा 29.3। इस तरीके से आपने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करा। ये क्वेश्चन क्यों अच्छा था? तो आपने देखा कि अभी तक सारे क्वेश्चन हमने ऐसे फ्रिक्वेंसीज के करे हैं जिसमें टेबल क्या है? एक्सक्लूसिव में थी, ऑटोमेटिकली इस तरीके से आ रही थी कंटिन्यूस फॉर्म में। लेकिन पहला क्वेश्चन आया जिसमें हमने चेंज करना पड़ा। तो सैम्पल पेपर करने से यही होता है, हर तरह की चीज़ें हमको धीरे धीरे पता चल जाती हैं। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। थोड़ा लेंथी था लेकिन आई एम श्योर कि अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा तो आप अच्छे से इसको कर लोगे। इसी के साथ सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का अगर 11th क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब जिनका सेंटर सेम हो। तो हमने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब देखो रेडियस गिवन है तो ऑब्वियस है बड़े वाले की 5 होगी और छोटे वाले की 3 होगी। तो हमने मान लिया कि ये जो बड़ी वाली रेडियस है ये तो 5 है और छोटी वाली रेडियस, तो छोटी वाली रेडियस को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये 3 है। आपको फाइंड करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। ये लार्जर सर्कल पे कॉर्ड है क्योंकि ये टच कर रही है, विच टचेस दी स्मॉलर सर्कल, है ना, मतलब क्योंकि नहीं, सॉरी, क्वेश्चन में गिवन है कि ये टच कर रही है। तो हमने इस तरीके से एक कॉर्ड बना ली जो इस छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। अगर ये कॉर्ड है तो हम इसको नेम दे देते हैं ए बी और ये सेंटर है तो नंबर नेम दे देते हैं ओ। तो आपको ये ए बी फाइंड करनी है, आपको ए बी फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट को हम सी नेम दे दें। आपको पता है कि अगर हम ए सी निकाल दें, क्योंकि ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए सी। क्यों होगा? क्योंकि ये थ्योरम है कि अगर आप ये छोटे वाले सर्कल के लिए ए बी क्या है? एज अ टेंजेंट है,
और बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, तो अगर आप सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो वो हमेशा उसको बाइसेक्ट कर देता है, यानी ये वाली डिस्टेंस हमेशा इसके बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। सर्कल में कॉर्ड पे 90 डिग्री फॉर्म अगर कोई एक लाइन जा रही है तो उसको बाइसेक्ट करती हुई जाती है। तो अब AC कैसे निकालें? अगर AC निकालनी है तो देखो एक छोटा सा एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल गया, तो आप लिख सकते हो इन ट्राइंगल ACO में भाई 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है और बाकी बची दो, एक परपेंडिकुलर और एक बेस, तो आप कह सकते हो AO का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? OC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। तो आपको AC निकालना है तो AC का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AO का होल स्क्वायर माइनस OC का होल स्क्वायर। AO होल स्क्वायर इज 5 स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 दैट इज 16। अब AC का अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो आप कह सकते हो ये AC 4 है। तो अगर AC 4 है तो ये CB भी कितना हो जाएगा? 4, या फिर आप कह सकते हो ट्वाइस ऑफ AC। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू 4, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। तो ये टोटल लेंथ कितनी आ गई AB की? 8। इसका मतलब ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ हमारे पास इसकी 8 सेंटीमीटर आ गई है। इस तरीके से आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम इसका एक इंटरनल चॉइस गिवन है उसे भी कर लेते हैं। इंटरनल चॉइस में क्या कहा गया है, ये सेकंड पार्ट चल रहा है 11 नंबर का। इंटरनल क्वेश्चन में कहा गया है कि ABAC टेंजेंट्स हैं किसी सर्कल पे, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक सर्कल, ठीक है। इस सर्कल पे AB और AC दो टेंजेंट हैं, तो हमने मान लिया दिस इज AB एंड दिस इज AC। सेंटर है इसका O, रेडियस है इसकी 8, तो लेट अस सपोज कि ये रेडियस है इसका 8 यहाँ से यहाँ तक, और रेडियस है तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अच्छा, OA की डिस्टेंस आपको गिवन है कि ये 17 सेंटीमीटर है, तो जब इसकी डिस्टेंस गिवन आपको दे ही दी, सारा डायग्राम इतना इजी ही है और आपसे फाइंड क्या करना है? सिर्फ AC। देखो कितना इजी क्वेश्चन दे रहे हैं आपको सेक्शन C के अंदर। AC कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे भाई हमें तो पता है कि AOC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेट हो जाएगी। सेट होते ही देखो 90 डिग्री के बस सामने वाली साइड याद रखना कि ये हाइपोटेनियस का वर्क करेगी, बस यही आइडेंटिफाई करना ही मेन ऑब्जेक्टिव है होता है हमारा। तो हम कह सकते हैं कि AO का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? बाकी बची दो साइड्स के स्क्वायर के बराबर, सम के बराबर। तो OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। OA की हमको निकालना है AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा OA का स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर। OA की डिस्टेंस 17 का होल स्क्वायर, OC की डिस्टेंस 8 का होल स्क्वायर। बस अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो जब आप माइनस करोगे यू विल गेट 225। अब जैसे ही स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा, और 225 किसका अंडर रूट होता है? 15 का। इसका मतलब ये वाली अब जो AC डिस्टेंस है, AC डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। हाँ, 15 सेंटीमीटर इसकी टेंजेंट की डिस्टेंस आ चुकी है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट m टर्म इज सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म, मतलब m टर्म के इस AP का सम बराबर है फर्स्ट n टर्म के सम के। तो आपको प्रूफ करना है कि m प्लस n टर्म क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो देखो अभी जो दे रखा है ना उसको हम पहले लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। सबसे पहले आपको गिवन है सम ऑफ m और n टर्म्स, है ना, तो हम वही निकाल लेते हैं। यानी आपको SM निकालना है, m टर्म्स का सम, और आपको SN निकालना है, n टर्म्स का सम। तो फॉर्मूला क्या होता है? m टर्म है तो m/2 हो जाएगा, 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d। अगर n टर्म्स हैं तो ये हो जाएगा n/2 2a। a क्यों लिखा? क्योंकि भाई AP सिंगल है, AP सेम है, अलग अलग AP नहीं है, और d भी सेम ही रहेगा। तो ये हो गया ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। कहा गया क्या है कि दोनों ही सम सेम है। सेम है इसका मतलब आप कह सकते हो कि SM इज इक्वल्स टू SN। ये स्टेटमेंट आपको गिवन है। अब जब गिवन है तो आपको क्या बताना है? m प्लस n टर्म्स ये 0 हो जाएगा,
है ना, सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म यानी s ऑफ m प्लस n बराबर 0। देखो इसको निकालने के लिए आप कैसे सॉल्व करोगे, इस चीज़ को समझो, बहुत इजी है क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो स्टेटमेंट गिवन है बस आप उससे सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, आप इसको फॉर्मूले में रख दीजिए जो ये हैं सारे यहाँ पे वैल्यूज़। तो m/2 2a प्लस m-1d किसके बराबर, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो आप यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो। अब क्या करेंगे, हम सारी ही वैल्यूज़ को एक तरफ वन साइड ले जाएंगे। तो अगर आप वन साइड ले जाओगे तो आपके पास क्या हो गया, ये हो गया 2am प्लस मल्टीप्लाई कर दोगे तो m-1 इंटू md माइनस ये सब इधर आ जाएगा तो 2an माइनस n-1 इंटू nd किसके इक्वल्स टू हो गया 0 के। अब बस आपको यहीं से मेन स्टेप है कि आप किस तरीके से कॉमन लेके से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर आपको ये चीज़ फाइंड करनी है तो अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ एस m प्लस n का, तो ये कैसे आएगा, जिसका भी सम निकालते हैं वो टर्म डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट में तो वही रहता है 2a प्लस, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा m प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में d और a सेम क्यों है, क्योंकि AP एक ही की बात चल रही है। तो यहाँ पे बस हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप इसे सॉल्व करो। देखो 2am एज इट इज़ है, 2an को इसके साथ लिख लो, प्लस इसको हम फर्दर मल्टीप्लाई कर दें या फिर आप d कॉमन ले सकते हो। तो चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, m² माइनस m इंटू डी माइनस n² माइनस n इंटू डी इक्वल्स टू 0। इन दोनों में आप 2a कॉमन ले लो, तो जैसे आप 2a कॉमन ले लोगे आपके पास m माइनस n आ जाएगा। यहाँ से आप d कॉमन ले सकते हो तो आपके पास आ जाएगा m² माइनस m माइनस n² प्लस n इक्वल्स टू 0। अब और क्या चीज़ हम कर सकते हैं, तो 2a m माइनस n, यहाँ पे आप देखो थोड़ी सी हम चालाकी करेंगे, वो ये कि m² माइनस n² को एक साथ लिखा माइनस m प्लस n को एक साथ लिखा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको कुछ देर में समझ में आ जाएगा। m माइनस n प्लस d, ये तो फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² यानी m माइनस n और m प्लस n। ऐसे ही आप माइनस कॉमन ले लो तो ये भी m माइनस n बन जाएगा। तो देखा आपने, यहाँ पे हम m माइनस n को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2a m माइनस n प्लस m माइनस n बाहर आ गया, d ऑलरेडी बाहर था, अंदर क्या रह गया m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों ही टर्म में m माइनस n कॉमन है, तो जैसे ये कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, सिर्फ 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई, कोई हमने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं करी है, सिंपली जो बोला वो करते चले गए। तो देखो ये तो बिल्कुल डिवाइड में ही चला जाएगा, जब ये डिवाइड में चला गया तो क्या बच गया 2a प्लस m प्लस n माइनस 1d इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे कि ये क्या आ गया हमारे पास, लेकिन यही चीज़ तो हमें चाहिए थी। क्यों चाहिए थी, क्योंकि ज़रा यहाँ चीज़ देखो, ये जो ऊपर हमने वैल्यू लिखी है 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये जो हमारे पास वैल्यू नीचे आई है ये तो सेम आ गई ना। ये देखो 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इक्वल्स टू डी किसके बराबर है 0, यानी इसकी वैल्यू ही 0 हो गई। तो अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो हम इसको ऐसे ही तो लिखेंगे इंटू 0, और किसी भी टर्म का मल्टीप्लाई 0 होगा तो वो 0 ही आ जाएगा, यानी सम ऑफ m प्लस n ऑटोमेटिकली कितना आ गया 0। हम यहाँ लिख देंगे बड़े आराम से, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन थी कि सम ऑफ n टर्म्स बराबर हैं, तो हमने उसको एक क्वेश्चन बना लिया। जैसे ही क्वेश्चन बनाया फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट कर दिए, फॉर्मूले बनाते ही हमने सिर्फ उसको सॉल्व करा है। बस आपको याद रखना है कि किस तरीके से हम कॉमन लेके चीज़ों को कंसाइज कर सकते हैं। अब आपको प्रूव करना था कि m प्लस n का सम भी 0 होगा, तो जब आपने लिखा तो आपको पता है आपको इसकी वैल्यू चाहिए, बट ऑटोमेटिकली इस वाले टर्म की वैल्यू 0 आ गई। कैसे आ गई, जब हमने यहाँ पे इसको कॉमन लेके सॉल्व करा था। तो ठीक है, इस तरीके से आपने इसको क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि अब ये क्वेश्चन हो गया है तो बस एक लास्ट हम यहाँ पे इस केस स्टडी को सॉल्व करते हैं, और एक और सैम्पल पेपर आपने बहुत अच्छे से
कंप्लीट कर लिया है। एंड आई एम होप आपको ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। तो देखो, अगर इस केस स्टडी को हम डील करें तो रितु पैक्ड अ फुटबॉल एज अ गिफ्ट फॉर हर ब्रदर्स बर्थडे। तो रितु एक बहन थी जिसने अपने भाई के लिए एक फुटबॉल गिफ्ट करी है। तो आप देख पा रहे हो ये गिफ्ट बॉक्स है और इसके अंदर फुटबॉल रखी हुई है। डायमेंशंस आपको गिवन है कि भाई इस क्यूबॉइड की हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट कितनी है। तो देखो, सपोज करो अगर ये क्यूबॉइड हम जल्दी से यहाँ पे बना लें तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसकी लेंथ है 23, ब्रेथ है 23, लेकिन इसकी हाइट है 28, है ना। तो इतना तो आप क्लियरली देख रहे हो, यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसके अंदर एक फुटबॉल हमने रख दी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको फाइंड करना है सबसे पहली चीज़। अच्छा, एक चीज़ और गिवन है कि जो फुटबॉल है उसका डायामीटर क्या है। डायामीटर इज सेम एज डेट ऑफ लेंथ ऑफ बेस ऑफ बॉक्स, यानी जो फुटबॉल है, फुटबॉल का जो डायामीटर है वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ बेस ऑफ बॉक्स, लेंथ ऑफ बेस ऑफ बॉक्स। तो भाई बॉक्स की लेंथ कितनी है बेस की, वो तो 23 है। तो यहाँ पे आप 23 लिख सकते हो, यानी फुटबॉल का, हमने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, फुटबॉल का डायमीटर 23 आ गया। तो डायमीटर अगर 23 है तो एक तरीके से ये फुटबॉल क्या स्फीयर ही तो है। तो इसका मतलब इस स्फीयर की रेडियस आपके पास कितनी आ जाएगी, 23/2। क्यों हम रेडियस निकाल रहे हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ फुटबॉल। तो वॉल्यूम ऑफ फुटबॉल का मतलब इस स्फीयर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो वॉल्यूम में फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 एज इट इज आप लिख दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 23/2, मल्टीप्लाई बाई 23/2, मल्टीप्लाई बाई 23/2। इस तरीके से आप लिख सकते हो। बस आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इन सबको सॉल्व करोगे कैलकुलेशन में, आपके पास ये आ जाएगा 6373.19 सेंटीमीटर क्यूब। और इस तरीके से ये केस स्टडी बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगी। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है कि रितु कवर द बॉक्स। ऑब्वियस है, आप भी किसी को गिफ्ट देते हो तो उसको रैप करते हो। तो जो भी रैपिंग शीट आप यूज़ कर रहे हो उसका एरिया बताना है। तो भाई रैप आप कैसे करते हो, ऐसा तो है नहीं कि टॉप और बॉटम छोड़ देते हो, साइड बाय साइड कर देते हो, कवर आप कंप्लीट करते हो। इसका मतलब इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ लिया गया है सेकंड पार्ट में, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन ये टोटल सरफेस एरिया किसका, ऑब्वियस है बॉक्स का, क्योंकि रैप हम बॉक्स को ही कर रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL। और लेंथ, ब्रेथ, हाइट आपको पता ही है 23 और मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो 23 और 28, बस आप यहाँ लिख दीजिए। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो दिस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ LB, यानी 23 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस BH यानी 23 मल्टीप्लाई बाई 28 प्लस HL यानी 28 मल्टीप्लाई बाई 23। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो 23 का स्क्वायर एक तरीके से 529 होता है। 23 इंटू 28 आपको 644 मिलेगा और ये भी मिल जाएगा 644। तो जब आप इसको सम करोगे तो ये हो जाएगा, आप सम कर लीजिए, 4 और 4 8 और 9 कितना हो जाएगा 7, कैरी लग जाएगा, 8 और 9 10 11 और ये 6 6 12 और 18 है ना। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको अप्रॉक्सीमेटली 3634 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपने उस रैपिंग पेपर का भी एरिया फाइंड आउट कर लिया है। तो आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे एंड आई एम श्योर कि ये सैम्पल पेपर भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। सो इसी के साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।